चेलियांवाला के अंदर तारीख़ का वो मार्का लड़ा गया जिसको हम खूनी तरीन जंग कहते हैं, जिसमें एक ऐसी ज़बरदस्त लड़ाई हुई। अंग्रेज़ 100 साल तक यहाँ पे हुक्मरान रहे, लेकिन उनको दो कुव्वतों ने हिंदुस्तान के अंदर उनका सामना हुआ और जिन्होंने उनको तिगनी का नाच नचाया। उनमें मुसलमान थे और दूसरी जो है वो सिख कुव्वत थी। लेकिन हम देखते हैं कि पूरी 100 साल तारीख़ के अंदर जिस कदर नुकसान, जानी नुकसान इस बैटल फील्ड के अंदर चेलियांवाला में अंग्रेज़ का हुआ है, शायद ही किसी जगह हुआ हो। तकरीबन 2500 से 3000 के करीब जो हैं वो यहाँ पे बरतानवी फ़ौजी और जो देसी फ़ौजें थी, साथ गोरखा रेजिमेंट थी, बंगाल रेजिमेंट थी, उसके फ़ौजी यहाँ इस बैटल फील्ड के अंदर कत्ल हुए हैं। मैंने पिछली सीरीज़ में बताया था कि 3 दिसंबर 1848 में सादुल्लापुर वाला मार्का होता है और उसके कमोबेश 1 माह 10 दिन बाद ये सर्दियों का, शदीद सर्दी का मौसम था और 13 जनवरी 1849 का ये साल था जब यहाँ पे इस जगह जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पे सिख फ़ौज और जो बरतानवी फ़ौज थी उसके दरमियान घमासान का रन पड़ा। सादुल्लापुर के अंदर जब हमने देखा तो वहाँ पे जो तारीख़ हमें बताती है वो ये है कि शेर सिंह अटारी वाला और जनरल ह्यू गफ, इसके दरमियान सादुल्लापुर वाला मार्का लड़ा गया जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ अंग्रेज़ों का। वहाँ से गफ ने शेर सिंह अटारी वाला का पीछा किया और ये शेर सिंह अटारी वाला वहाँ से वापस हटे और ये दरियाए झेलम मेरी पुश्त के ऊपर वाक़या है। यहाँ पे इस पूरे ख़ित्ते में मौरख़ लिखते हैं कि 9 किलोमीटर का जो इलाका था वो सिख फ़ौजों और अंग्रेज़ फ़ौजों से भरा हुआ था। अगर हम अद्दी कुव्वत का जायज़ा लेते हैं इस मैदान के अंदर तो शेर सिंह अटारी वाला के पास कमोबेश 9000 फ़ौज थी, जिसमें कुछ 60 के करीब तोपें थी और 900 के करीब घोड़सवार दस्ते थे, बाकी पैदल फ़ौज थी। अगर हम हथियारों का ज़िक्र करें तो शेर सिंह अटारी वाला के पास जो हथियार थे वो किरपानें थीं, जो सिखों का एक मजहबी निशानी भी है, भाले थे, नेज़े थे, बंदूकें थीं और वो तोपखाना था। और इस पूरे एरिए में मेरी पुश्त के ऊपर जो इलाका है ये सारा उस वक्त जंगल था दरियाए झेलम तक। और यहाँ पे इस गांव में, चेलियांवाला गांव के अंदर शेर सिंह अटारी वाला ने मोर्चाबंदी की है और मोर्चाबंदी करके उसने अंग्रेज़ फ़ौज का इंतज़ार किया है। उसके साथ कुहाट से, बन्नू से और इन इलाकों से जो छोटे छोटे सिख लश्कर थे वो भी यहाँ आके इसी जगह शेर सिंह अटारी वाला से मिले हैं और उसकी फ़ौज जो है वो 9000 के करीब पहुँची है। दूसरी तरफ अगर हम अंग्रेज़ जो ह्यू गफ जनरल जो था उसकी अगर हम अद्दी कुव्वत का अंदाज़ा लगाते हैं तो वो 12 से 15,000 के करीब उसके साथ तरबियत याफ्ता फ़ौजें थीं जिनके पास हर किस्म का असलहा था। बड़ी तादाद के अंदर घोड़सवार दस्ते थे, तोपखाना था, कारबाइन थी, बंदूकें थीं, तलवारें थीं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये फ़ौज तरबियत याफ्ता थी, इनकी किसी छौनी के अंदर, किसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इनकी तरबियत हुई थी। लेकिन सिख फ़ौज में तरबियत याफ्ता फ़ौज बहुत थोड़ी थी, ज़्यादातर गैर तरबियत याफ्ता फ़ौज थे। पंजाब के वो बेटे थे खालसा फ़ौज के, वो माओं के राज दुलारे थे
जो इस पंजाब धरती से मोहब्बत करते थे और तादाद थोड़ी होने के बावजूद, असलहा कम होने के बावजूद उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो इस धरती के ऊपर सिखों को इस पंजाब से निकालने के लिए तमाम तार वसाइल के कम होने के बावजूद वो चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों को इस धरती से निकाल बाहर करें, जिसके लिए उन्होंने इस मैदान के अंदर वो कारहाय नुमायाँ सरंजाम दिए, यूं जान की बाजी लगाई कि 100 साल तारीख़ के अंदर सिखों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से ऐसी ज़बरदस्त मुज़ाहमत का सामना अंग्रेज़ों को कभी नहीं करना पड़ा कि बरतानिया की पार्लियामेंट चीख उठी, बरतानिया का मीडिया चीख उठा कि यहाँ हज़ारों के हिसाब से फ़ौजी कत्ल हुए, हज़ारों के हिसाब से ज़ख्मी हुए और उनकी कब्रें आज भी, ये चेलियांवाला की ये जो यादगार है, उनके अंदर आज भी उन जनरल्स की, लेफ्टिनेंट्स की, ब्रिगेडियर्स की 28 के करीब उनके सीनियर अफसर थे जिनकी कब्रें आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इस मार्के के नतीजे के अंदर जो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया, दोनों फरीकैन ने यह दावा किया कि वो इस जंग में फ़तह याब रहे हैं, लेकिन बाद के हालात, अपनों की गद्दारियों ने, आप अंदाज़ा करें कि जो अंग्रेज़ फ़ौज यहाँ लड़ने के लिए आई उसका 1/3 हिस्सा देसी फ़ौजों के ऊपर मुश्तमिल था। उसमें गोरखा फ़ौजी थे, उसमें बंगाल रेजिमेंट्स थी, यानी सिखों को अपने ही भाई बंदों से लड़ना पड़ रहा था और उनसे लड़ भिड़ कर यहाँ पे ये जो है वो उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ पे शिकस्त फाश दी। मुअर्रख लिखे ना लिखे, अंग्रेज़ तस्लीम करें ना करें, लेकिन ये हकीकत है कि खालसा फ़ौज जो थी, पंजाब के बेटे जो थे, उन्होंने यहाँ पे अंग्रेज़ फ़ौज को वो तिगनी का नाच नचाया जो 100 साल में कोई और कुव्वत इस तरीके से उनको तिगनी का नाच ना नचा सकी। 13 जनवरी 1849 को जब यहाँ पे सिख फ़ौजें मोर्चा जन हो चुकी थीं और इस साइड पे यानी दरिया वाली साइड पे सिख फ़ौजें थीं और दूसरी वाली जो साइड है इस साइड पे अंग्रेज़ फ़ौजी जो थी वो जनरल हयूक गफ़ की क़यादत में मोर्चा जन थी। 13 से 15 हज़ार तरबियत याफ्ता फ़ौज थी, तोपखाना था, घुड़सवार दस्ते थे और उसमें 1/3 हिस्सा कमो बेश गोरखा रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट जैसी देसी फ़ौजें भी थीं। 13 जनवरी को शाम के करीब जनरल गफ़ को ये शक पड़ा कि शायद जो जनरल शेर सिंह अटारी वाला है, जो इस मार्के में खालसा फ़ौज की या सिख फ़ौज की क़यादत कर रहा था, उसे शक गुज़रा कि शायद ये शब खून मारेगा। इसके पेश नज़र जनरल गफ़ ने फ़ौरी तौर पर हमले का हुक्म दिया, लेकिन ये जो पहला हमला था जिसमें 44 बंगाल रेजिमेंट और 45 गोरखा रेजिमेंट जो थी, इनको आगे बढ़ाया गया था। लेकिन जनरल शेर सिंह जो इस वक्त जब जिस टिब्बे के ऊपर जिस बड़े ऊंची जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे उस वक्त जंगल ही जंगल था चारों तरफ। यहाँ पे जंगल के अंदर उसने अपनी फ़ौजें छुपाई हुई थी, साथ ऊंची जगह तोपखाना नस्ब किया हुआ था और इसी जगह जो है वो जो शेर सिंह अटारी वाला था, उसने इसी जगह आके जनरल गफ़ की फ़ौजों को इस बुरे तरीके से खदेड़ा और इस तरीके से शिकस्त फाश दी कि 24 रेजिमेंट और 45 रेजिमेंट जो गोरखा और बंगाली रेजिमेंट थी, यहाँ से तकरीबन ख़त्म हो गई। यानी पूरी की पूरी रेजिमेंट जो थी ये काम आई और इनका झंडा भी जो शेर सिंह अटारी वाला की फ़ौज थी उसने छीन लिया। उसके बाद इसके साथ जो दीगर जनरल थे उन्होंने हमला किया, लेकिन उसको भी शेर सिंह अटारी वाला ने पसपा किया और अब घुमसान की लड़ाई चूँकि शुरू हो चुकी थी और तोपखाना, बंदूक, कारबाइन, तलवार, नेज़ा, भाला, हर चीज़ जो थी वो चल रही थी और हज़ारों फ़ौजी थे दोनों तरफ से जो कट कर गिर रहे थे। शाम अंधेरा छाने तक अंग्रेज़ों की बड़ी फ़ौज जो थी वो कत्ल हो चुकी थी, मारी जा चुकी थी
उनके बड़े बड़े जो अफसर थे वो बुरी तरह ज़ख्मी हो चुके थे। लेकिन ये जंग रात को रुकी नहीं और रात गए तक ये लड़ाई जारी रही, यहाँ तक कि आधी रात के करीब जब ये दोनों फ़ौजें आपस में गुथम गुथा थीं और इस अंधेरे में और तलवारों और बंदूकों की गन गरज और गोलों तोप के गोलों की आवाज़ में बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी किस तरफ से कौन जो है वो गोलाबारी कर रहा है। इस तरीके से दोनों फ़ौजें एक दूसरे के अंदर गुथम गुथा हो गई थी कि बारिश शुरू हुई और इस कदर ज़ोर की बारिश बरसी कि दोनों फ़ौजों को जो है वो वापस हटना पड़ा। एक मुअर्रिख़ लिखते हैं कि जनरल गफ़ ने अपनी फ़ौजों को पहले पीछे हटाया, अपने ज़ख्मियों को उठाया और जो हज़ारों की तादाद में लोग कत्ल हो चुके थे उनको पीछे किया। इसी तरीके से सिखों ने भी अपने ज़ख्मी उठाए, अपने जो उनके लोग कत्ल हो चुके थे उनको पीछे मुंतकिल किया और अगले 3 दिन इस एरिए में ज़ोरदार बारिश होती रही, यहाँ तक कि ये लड़ाई बग़ैर हार जीत के यहीं पे ख़त्म हो गई। यहाँ से सिख जो थे वो पसपा होकर गुजरात की तरफ निकले, जहाँ पे इनका इसके बाद फिर एक आखिरी मार्का जो है वो खालसा फ़ौज और अंग्रेज़ी फ़ौज का होता है। हम देखते हैं कि इस मैदान के अंदर जहाँ पे हम खड़े हैं 2500 से 3000 फ़ौजी जो थे वो कत्ल हुए हैं, जिसमें 1000 के करीब सिपाह जो थी वो खालिस वो थी जो ब्रिटिश आर्मी की थी और बाकी 2000 या 2200 या 1800 फ़ौजी जो थे ये वो थे जो इसी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और वो अपने ही देश के लोगों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अंग्रेज़ी फ़ौज के साथ मौजूद थे। जैसे बंगाल रेजिमेंट थी, गोरखा रेजिमेंट थी। और मुअर्रिख़ ये लिखते हैं कि अगर सिखों को उनके अंदर से गद्दार जो है वो नकब ज़नी ना करते और उनके राज फाश ना करते, उनकी फ़ौज को छोड़ कर ना जाते और हिंदुस्तान की वो फ़ौजें जो अपने भाई बंदों के ख़िलाफ़ यहाँ लड़ने के लिए जमा हुई थीं वो गद्दारी ना करते हैं, तो शायद आज तारीख़ के अंदर अंग्रेज़ का 100 साला दौर हिंदुस्तान के अंदर हमें ना मिलता। इससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत-ए-हाल हमें ये देखने को मिलती है कि यहाँ पे अंग्रेज़ों को 100 साल के अंदर जितनी बड़ी शिकस्त हुई, जितना बड़ा उनका जानी नुकसान हुआ, पूरे 100 साल के अंदर उन्होंने मुसलमानों से भी लड़ाई की, उन्होंने दीगर छोटी छोटी टुकड़ियों से भी लड़े। लेकिन ये वो मार्का है, सबसे बड़ा मार्का, जहाँ अंग्रेज़ फ़ौज का, बरतानवी फ़ौज का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद किस्मत अंग्रेज़ों के साथ रही और सिख सर्वाइव ना कर सके और चंद ही दिन बाद यानी हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद वो यहाँ से मूव करके गुजरात की तरफ जाते हैं और 12 मार्च 1849 को सिख जो है वो बाकायदा तौर पर हथियार डाल देते हैं और 31 मार्च को कानूनी तौर पर पंजाब से खालसा राज का जो ख़ात्मा कर दिया जाता है। आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो हमें उन बहादुरों की याद ज़रूर आ रही है। हम कतई नज़र मज़हब के वो सिख थे, वो कौन थे, लेकिन वो अपनी इस पंजाब की धरती के लिए जिस बेजिगरी से लड़े, उन्होंने यहाँ तमाम तर वसाइल की कमी के बावजूद जितने बहादरी के जौहर दिखाए। यहाँ तक कि एक मुअर्रिख़ लिखते हैं कि रात को जब सिखों की अक्सरियत ज़ख्मी हो चुकी थी लेकिन इसके बावजूद वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे और वो यहाँ जान की बाजी लगा देना चाहते थे कि या तो यहाँ जान की बाजी लगा के सिख अंग्रेज़ों को यहाँ से हिंदुस्तान से निकाल बाहर करेंगे और यहाँ अपनी पंजाब धरती के ऊपर वो अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे। लेकिन बाद में जिस तरीके से सिखों के राज का ख़ात्मा हुआ और पंजाब के बेटे पंजाब की धरती को ना बचा सके और अंग्रेज़ जो थे वो आने वाले 70-80 साल के लिए इस पूरे हिंदुस्तान के बला शिरकते गहरे हुक्मरान हुए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सलीब का निशान है जिसके ऊपर ये उन ऑफ़िसर्स के, यूरोपियन ऑफ़िसर्स के नाम लिखे हुए हैं जो या तो इस मैदान में हलाक हुए, कत्ल हुए, और या फिर वो हैं जो इस जंग में ज़ख्मी हुए और बाद में उनकी मौत वाक़या हुई। इसमें हम देखते हैं कि 28 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं जो ब्रिगेडियर से लेकर
लेफ्टिनेंट तक के ये अफीसर थे, जिसमें 2 ब्रिगेडियर हैं, कमोबेश कुछ 6-7 के करीब कैप्टन हैं, और उसके अलावा बाकी जो थे वो कुछ मेजर हैं। मेजर के बाद ये जो है वो यहाँ पे तरतीब से इनके नाम लिखे हुए हैं। 28 लोगों के नाम हैं, जिनमें एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट जो हैं वो बाप बेटा भी मौजूद हैं, जो शेर सिंह अटारी वाला का जो पहला हमला था, जो जनरल गफ की फ़ौज सामने आने के साथ ही उसने किया था, ये पहले ही अटैक के अंदर ब्रिगेडियर, जहाँ पे नाम जो लिखा हुआ है जान, और उसका नीचे ब्रेवेंट नाम का एक उसका बेटा था लेफ्टिनेंट, वो भी इस जंग के अंदर काम आए। तो ये जो सलीब है बतौर ख़ास, जहाँ पे जानते हैं कि जो ईसाई हैं, जहाँ पर भी उनका कोई ख़ास मुकाम होता है, उनका चर्च हो, उनकी कोई इस तरह की यादगार हो, उसके ऊपर वो सलीब लाजमी नस्ब करते हैं। जिस तरह आपने सादुल्लापुर में भी देखा था कि वहाँ पर भी इन्होंने ये सलीब जो है वो नस्ब की हुई है। तो ये 28 अफीसर थे जो इस जगह कत्ल हुए हैं। बाकी ज़ाहिर है हज़ारों की तादाद में दीगर जो थे वो जूनियर रैंक के अफीसर्स का यहाँ पे नहीं नाम लिखा गया, और ना देसी फ़ौजों का गोरखा या बंगाल रेजिमेंट का यहाँ पे कोई ज़िक्र किया गया है कि उनके किसी अफसर का यहाँ पे नाम लिखा गया हो। तो ये था हमारा आज का चेलियांवाला के अंदर जो व्लॉग था, और हमने सिख एंग्लो वार्स के हवाले से जो सीरीज़ थी, इसके 2 पार्ट्स अभी बाकी हैं। एक पार्ट तो हमारा इंशाल्लाह गुजरात में होगा, जहाँ पे इनकी अंग्रेज़ों और सिखों की आखिरी लड़ाई हुई, और दरिया चनाब के उस पार रामनगर यानी आज का जो रसूल नगर है, उसमें भी एक लड़ाई हुई है, जिसमें 150 के करीब जो है वो अंग्रेज़ फ़ौजी कत्ल हुए हैं। किसी दिन वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे, उस मुकाम को भी दिखाएंगे। तो मंडी बहाउद्दीन को ये एक कह लें तारीख़ी एतबार से अजीब हैसियत हासिल है कि यहाँ पे सिकंदर आज़म यहीं से वापस पलटता है, और कबल आज जो यूनानी तहज़ीब है यानी कबल मसीह के जो जंगें यहाँ पे लड़ी गई हैं, ठीक है, वो भी इसी मंडी बहाउद्दीन के मोंग रसूल के अंदर लड़ाई लड़ी गई। फिर फालिया के अंदर जो है वो सिकंदर आज़म का घोड़ा मरा और वो यहाँ से वापस वो लिया। तो इस एतबार से ये एक मंडी बहाउद्दीन तारीख़ के एतबार से बड़ा रिच है, क्योंकि जितने भी अफ़गान फ़ातहीन यहाँ से गुज़रते थे तो उनकी भी गुज़रगाह यही थी, और जो दिल्ली से फ़ातहीन या हिंदू या सिख या जो भी यहाँ से गुज़रते थे उनका भी यही दरियाए चनाब और जेहलम और उसके बाद फिर ये दरिया सिंध को क्रॉस करते हुए KPK के अंदर दाखिल हो जाते थे। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तारीख़, हिस्ट्री, किसने कहाँ क्या किया, उस हवाले से ये सिलसिला हमने शुरू किया है। ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जो हमारा चैनल है एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद असद, उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अपने मेज़बान ज़हीर बाबर असद को। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।